पाठ 17 नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब परिवार का। मैं हमेशा जमींदारों की बुराई करता और वह जमींदारों का पक्ष लेता था। उसका पक्ष कमजोर ही रहता क्योंकि मेरे तर्क सच्चाई के धरातल पर आधारित होते थे। ईश्वरी शांत स्वभाव का था, अतः हार कर भी वह मुस्कुराता रहता था। अपने नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो बेदर्दी और उदंडता होती है वह उसमें भी थी। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध या अन्य वस्तु मन के अनुकूल न हुई तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था, पर दोस्तों से विशेषकर मुझसे बहुत नम्रता पूर्वक व्यवहार करता था। शायद उसके स्थान पर मैं होता तो मेरे अंदर भी वही कठोरताएं आ जाती जैसी उसमें थी, क्योंकि मैं जमींदारों की बुराई लोक प्रेम सिद्धांतों के आधार पर नहीं करता था, अपितु इनका आधार मेरी निजी दशाएं थी। दशहरे की छुट्टियां नजदीक थी और मैंने निश्चय किया था कि इन छुट्टियों में मैं घर नहीं जाऊंगा। अपनी आर्थिक तंगी के कारण मैं परिवार पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। वह अपनी हैसियत से ज्यादा मुझ पर खर्च कर रहे थे। इसके साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए काफी कुछ पढ़ना भी शेष था। घर जाकर पढ़ाई भी कम हो जाती थी। बोर्डिंग हाउस में अकेले रहने का मन भी नहीं था। तभी ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का आमंत्रण दिया और मैं राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी भी हो जाएगी और मैं बोर्डिंग हाउस के अकेलेपन से भी बच जाऊंगा। वह अमीर होने पर भी जहीन एवं मेहनती है। ईश्वरी ने कहा, मित्र, वहाँ एक बात का ख्याल रखना कि भूल कर भी वहाँ जमींदारों की बुराई मत करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही मेरे परिवार वालों को भी बुरा लगेगा। वे अपने आसामियों पर इस आधार पर शासन करते हैं कि उनका जन्म ही उनकी सेवा के लिए हुआ है। आसामी भी इसीलिए चुपचाप उनकी गुलामी करते हैं। मैंने कहा, तो तुम क्या समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ। तो तुम गलत सोचते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह जिद करता तो मैं भी अड़ जाता। ईश्वरी ने अपना और मेरा सेकंड क्लास का टिकट लिया था। उसके कारण मुझे सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी रात्रि 9 बजे आनी थी, पर यात्रा के जोश में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर स्टेशन पर इधर उधर घूमने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरे पहनावे व रंग ढंग से वेटर शीघ्र ही पहचान गए कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन न जाने मुझ पर कैसा रंग चल रहा था कि खानसामों की यह गुस्ताखी मुझे सहन नहीं हो रही थी। पैसे ईश्वरी ने दिए। मेरे पिता के वेतन से अधिक ही ये खानसामे इनाम इकराम से प्राप्त कर लेते थे। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मैं उनसे ईश्वरी के समान ही विनय प्राप्त करने की आकांक्षा रख रहा था। मेरी कोई वस्तु मांगने पर वह उतना उत्साह नहीं दिखाते थे। इस कारण मेरा संपूर्ण ध्यान बट रहा था और भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगा। गाड़ी आई और हम तत्परता से उसमें सवार हो गए। ईश्वरी ने कहा कि ये सभी खानसामे कितने अदबदर हैं और हमारे नौकरों से कई गुना समझदार भी है। मैंने खट्टे मन से कहा, यदि तुम अपने नौकरों को भी इस प्रकार 8 आने रोज इनाम में दिया करो तो वे भी इतनी ज्यादा तहजीब वाले बन जाएंगे। तुम क्या समझते हो कि यह सब इन्होंने इनाम के लालच में किया है? जी नहीं, यह तमीज और अदब इनमें जन्मता है। डाक गाड़ी थी, इसीलिए प्रयाग से चलकर प्रतापगढ़ जाकर ही रुकी। एक आदमी ने दरवाजा खोला। मैं तुरंत चिल्ला पड़ा, कहाँ आ रहे हो? दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस यात्री ने अंदर जाकर विचित्र उपेक्षा से देखते हुए कहा, मुझे भी पता है, और पास वाली बर्थ में आकर बैठ गया। मैं अपने औचेपन पर मन ही मन लज्जित हो उठा। उषा वेला में हम मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारे स्वागत के लिए आए हुए थे। सेवकों ने हमारा सामान उठाया। अगवानी करने आए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब आपके साथ ही पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ,
हम साथ ही पढ़ते हैं और रहते हैं। इनके कारण ही मैं वहाँ रह रहा हूँ। इस बार मैं इन्हें यहाँ जबरदस्ती घसीट लाया हूँ। इनके घर से कई तार आ चुके थे, किंतु मैंने ही इन्हें इनके घर न जाने दिया। आखिरी तार तो 4 आने प्रति शब्द का अर्जेंट तार था। उन्होंने चकित होकर डरे भाव से मेरी तरफ देखा, कहा, लेकिन यह बहुत सादगी वाले प्रतीत होते हैं। ईश्वरी ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा कि गांधी जी के भक्त होने के कारण घमंड इनको छूकर भी नहीं गया है। इनकी 2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी है। मुझे यह झूठ बुरा लग रहा था, किंतु ईश्वरी का प्रत्येक वाक्य मुझे कल्पना लोक में पहुंचा रहा था। वहां 2 घोड़े हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। मैं मन ही मन डर रहा था। मैं कुशल घुड़सवार नहीं हूँ। डर रहा था कि कहीं असलियत न खुल जाए। ईश्वरी का घर किले के समान विशाल था। ईश्वरी ने अपने परिवार से मेरा परिचय अतिशयोक्ति के साथ करवाया। इस छूट के कारण सभी मेरा सम्मान करने लगे। एकाएक मिलते ही मैंने ईश्वरी से हंसते हुए कहा, क्यों मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो? ईश्वरी ने उत्तर दिया, इज्जत पाने के लिए यह चाल आवश्यक थी। चारपाई पर लेटते ही एक नाई हमारे पांव दबाने आ गया। पहले मैं इसे अमीरों के चोचले कहकर ईश्वरी का उपहास करता था, अब मुझे इसी में आनंद मिल रहा था। हम स्नान करने चले। पहले मैं अपनी धोती स्वयं धोता था, आज ईश्वरी के समान अपनी धोती वहीं छोड़ दी। भोजन करने के लिए जाने से पहले कहार ने हमारे पांव धोए। पता नहीं मैं अपने विचारों को क्यों तिलांजलि दे चुका। सोचा था देहात में पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, पर सारा समय ऐशो आराम में ही कट जाता। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को तैयार, लेटे तो आदमी पंखा डोलाने को तैयार। किसी भी काम के लिए जबान हिलाने भर की आवश्यकता थी। सभी पर मेरे धनबाद होने की धाक थी। प्रत्येक कार्य समय पर स्वयं हो जाता। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक मिजाज बन गया था। एक दिन 10 बज गए। नौकर बिस्तर लगाना भूल गए। मुझे नींद आ रही थी, परंतु मैं बिस्तर कैसे लगाऊं? मेरी शान में बट्टा जो लग जाता। उन्हें रात को 11:30 बजे मेरा बिस्तर लगाने की सुध आई। मुझे क्रोध आ गया और मैं नौकर पर उबल पड़ा। मेरी डांट फटकार सुनकर ईश्वरी भी वहां आ गया और बोला, यह कामचोर ऐसे व्यवहार के लायक है। एक दिन ईश्वरी किसी दावत में गया हुआ था। शाम घिर आई थी। दिया सलाई लैंप के पास ही रखी हुई थी। मैं धनाढ्य व्यक्ति स्वयं कैसे लैंप जलाऊं? दैव योग से मुंशी रियासत अली आ गए। मैं बददिमाग उन्हीं पर बरस पड़ा। यहाँ पर कैसे कैसे कामचोर हैं। मैं तो इन्हें 1 घंटा भी अपने घर पर न रहने दूं। मुंशी ने डरते डरते लैंप जला दिया। वहाँ गांधी जी का एक भक्त आया करता था। वह ठाकुर मुझे गांधी जी का भक्त समझकर मेरा सम्मान करता था। एक दिन वह मुझे अकेला देखकर हाथ जोड़कर बोला, सुराज मिलने पर जमींदार न रहेंगे ना? मैंने रौब जमाते हुए कहा, ये तो गरीबों का खून चूसते हैं। वह बोला, मुझे आप अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे देना। मैं चालाकी से काम लेते हुए बोला कि अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। जैसे ही मुझे अख्तियार मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें बुलाकर ड्राइवरी सिखाकर तुम्हें ड्राइवर बना लूंगा। छुट्टियां समाप्त हुई और हम वापस बोर्डिंग हाउस आ गए। लौटते वक्त सभी नौकर चाहते थे कि मैं उन्हें इनाम दूं, पर मेरी सामर्थ्य ही ऐसी नहीं थी। सब लोग छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे, अतः गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। हम बड़ी कठिनाई से 3रे दर्जे में चढ़ पाए। मुझ पर अभी तक ईश्वरी के घर में उठाए सुख का नशा सवार था। अन्य सवारियों को मैं हेय दृष्टि से देख रहा था। एक आदमी पीठ पर गठरी लिए खड़ा था। उसे गठरी रखने का स्थान न मिल रहा था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसकी गठरी बार बार मेरे मुंह के पास आती। मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसे 2 तमाचे मार दिए। वह तिलमिला उठा और बोला, क्यों मारते हो बाबूजी? मैंने 2 तमाचे और जड़ दिए। वह चिल्ला उठा और बोला, इतने नाजुक मिजाज हो तो पहले दर्जे में क्यों नहीं चढ़े? मेरी इस हरकत को देखकर ईश्वरी बोला, What an idiot you are, बिर। उसके स्वर कान में पड़ते ही धीरे धीरे मेरा अमीरी का नशा उतरने लगा।